वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए ख़याबान उर्दू बुक से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है उर्दू और इसके शायर हैं अली सरदार जाफ़री। अब जैसा कि आप सभी को नाम से पता चल रहा है कि इस नज़्म में शायर ने उर्दू ज़बान की अहमियत और ख़ूबियों को बयान किया है। तो नज़्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले शायर के तारुफ़ को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अली सरदार जाफ़री, इनकी पैदाइश 1913 में हुई और इनका इंतकाल सन 2000 में हुआ। याद रख पाओगे कि पैदाइश 1913 और इंतकाल सन 2000 में हुआ। अब मैं सभी बच्चों को याद करने का भी एक तरीका बताना चाहती हूँ, जो कि ज़िंदगी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब देखो, जैसे कि आपको ये सन याद करना है, आप इतने पार्ट का एक स्क्रीनशॉट लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिवीज़न करोगे। जब आप रिवीज़न को अपनी हैबिट बना लोगे तो आपको हर चीज़ बहुत जल्दी और पुख्ता तौर पर याद होगी, यानी कि आपका दिमाग रिवीज़न के अकॉर्डिंग हर चीज़ को बहुत जल्दी याद करना सीख जाएगा। इसलिए जब भी आपको कुछ भी याद करना हो, रिवीज़न को अपनी हैबिट बना लें, फिर आपके दिमाग की जो पावर है इस हिसाब से काम करेगी कि आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीज़न नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 2-4 बार आप जब रिवाइज़ करना सीख जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप हमेशा के लिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि किस तरीके से याद करना है। अब हम अली सरदार जाफ़री का तारुफ़ समझते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद अली जाफ़री। ये बलरामपुर ज़िला गोंडा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इन्होंने अपनी तालीम लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ से हासिल की और तालिब इल्मी के ज़माने से ही ये तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे, यानी कि जब ये स्टूडेंट थे तभी से ही ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। इन्होंने लखनऊ से अपना ख़ुद का एक रिसाला निकाला जिसका नाम था नया अदब। इसके अलावा ये मुंबई में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे थे और मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ था। मगर ये कहाँ पैदा हुए थे? बलरामपुर ज़िला गोंडा के रहने वाले थे, मगर मुंबई में जाकर जा बसे थे और यहीं पर इनका इंतकाल हुआ था। सरदार जाफ़री की शायरी जो थी किन किन टॉपिक्स पर होती थी? सियासी यानी कि पॉलिटिकल से रिलेटेड, कौमी शऊर यानी कि मुल्क के फ़ायदे को लेकर, क़ुव्वत और तवानाई, मुल्क की क़ुव्वत, तवानाई और मुल्क का शऊर, कौमी शऊर, उमंग और अवामी मसाइल की अक्कासी करते थे। ये अपनी शायरी के ज़रिए अवाम के मसाइलों को सामने रखते थे, समाज सुधार की कोशिश करते थे। इसके अलावा इंसानी दोस्ती के जज्बात भी इनकी शायरी में देखने को मिलते थे। इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई थी। तबक़ियाती कशमकश इनके नज़मों का ख़ास मौजू थी। याद रखोगे कि तबक़ाती कशमकश इनकी जो नज़में थी उसका ख़ास मौजू थी। नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब इनके मशहूर शायरी मजमूओं के नाम हैं। नस्र में भी इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अब सभी बच्चे जानते हैं कि नस्र किसे कहते हैं। जो चीज़ें शायरी नहीं होती है उसे नस्र कहते हैं, जैसे कि सभी तरह के आर्टिकल्स, मज़मून, पैराग्राफ वगैरह जिनसे इंफॉर्मेशन मिलती हो, कल्चर वगैरह के बारे में पता चलता हो। तो इनमें तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगम्बराने सुखन मारूफ़ हैं। याद रखोगे कि नस्र की जो इनकी किताबें हैं उनके क्या क्या नाम हैं? तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, पैगम्बराने सुखन मारूफ़ हैं। सरदार जाफ़री की नज़्म उर्दू बहुत से उर्दू इदारों में तरानों के तौर पर भी गाई जाती है। इस नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अपने वतन की सरज़मीन से उर्दू के रिश्ते को नुमायाँ किया गया है, यानी कि हिंदुस्तान से उर्दू के रिश्ते को नुमायाँ किया गया है। उर्दू के लिसानी माहौल, उर्दू कल्चर की वसी मशरबी और रवादारी के अनासिर की निशानदेही बहुत खूबसूरती के साथ इस नज़्म के अंदर की गई है। उर्दू ने हिंदुस्तान के मौसमों, मनाजिर, तारीख़ी रवायात, हिंदुस्तान के सूफ़ी संतों के बानी से हमेशा फ़ैज़ उठाया है। इन सभी चीज़ों से उर्दू ने
यानी कि लैंग्वेज बनने में उर्दू को इन सभी चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। सरदार जाफ़री की ये नज़्म इस पूरे तजुर्बे का अहाता भी है और दिल अवेज़ा अंदाज़ भी बयान करती है। याद रखोगे कि सरदार जाफ़री की ये नज़्म हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सभी चीज़ों से उर्दू का किस तरीके से रिश्ता जोड़ती है, इस बात की इक्कासी करती है उर्दू नज़्म। अब बच्चों नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है कि किसी भी नज़्म के ज़रिए शायर ने हमें क्या पैगाम और क्या संदेश दिया है। इस नज़्म में सरदार जाफ़री ने उर्दू ज़बान की खूबियाँ दिलकश शायराना अंदाज में बयान की हैं। क्या लिखोगे कि इस नज़्म में अली सरदार जाफ़री ने उर्दू ज़बान की खूबियों को दिलकश शायराना अंदाज में बयान किया है। जाफ़री का कहना है कि उर्दू ज़बान ही वो ज़बान है जिसको गंगा जल से पाकीज़गी यानी कि पवित्रता मिली है और अवध की ठंडी हवाओं ने नवाजा है। इसी ज़बान में माँ ने लोरियाँ सुनाई हैं और जवान होकर इसी ज़बान में इश्क की कहानियाँ हमने बयान की हैं। इसी ज़बान से हमने इल्म हासिल किया है और इसी ज़बान के नाराए इनकलाब ने अंग्रेज़ों को भरपूर जवाब दिया है। इस ज़बान के नग़मे दिलों पर असर करते हैं, यानी कि गीत गाने। उर्दू प्यारी ज़बान और दिलकश ज़बान है। आखिर में क्या लिखोगे कि उर्दू प्यारी और दिलकश ज़बान है। अब बच्चों इसका पहला बंद पढ़ेंगे और फिर उसकी तशरीह लिखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़मों की जान उर्दू, हसीन दिलकश ज़बान उर्दू, ज़बान वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेर व नग़मा के खल्द ज़ारों में आज कोयल सी कूकती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सयाग व सबाक कि ये अशार किताब ख़याबान उर्दू में शामिल अली सरदार जाफ़री की नज़्म उर्दू से लिए गए हैं। सयाग व सबाक लिखना बच्चों निहायत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो तशरीह लिखोगे कि अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि उर्दू हमारी प्यारी ज़बान है और ये हमारे गीतों की जान है। ये ज़बान उर्दू एक हसीन दिलकश ज़बान के मानिंद है। ये वो ज़बान है जो गंगा जल से धुलकर पाक हुई है। अवध की ठंडी हवाओं ने इसके दिल की कली को खिलाया है, जो कि शेरो नगमे की महफिलों में कोयल की तरह कूकती है। यानी कि इसकी शायरी को सभी पसंद करते हैं उर्दू ज़बान की। अगला बंद है, इसी ज़बान में हमारे बचपन ने माँओं से लोरियाँ सुनी हैं। जवान होकर इसी ज़बान में कहानियाँ इश्क की कही हैं। इसी ज़बान के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी हैं। तो तशरीह में लिखोगे कि सरदार जाफ़री कहते हैं बचपन में माँओं ने जो लोरियाँ सुनाई वो उर्दू ज़बान में ही हैं और बड़े होकर नौजवानों ने इसी ज़बान में हुस्न व इश्क की कहानियाँ बयान की हैं। इसी ज़बान के खूबसूरत अल्फाज के वसीले से हमने इल्म भी हासिल किया है। यानी उर्दू महज शेर व शायरी शेर व सुखन की ज़बान नहीं है, बल्कि ये इल्म व फ़नून की भी ज़बान है। इससे हमें और भी बहुत सारे इल्म हासिल हुए हैं उर्दू ज़बान के ज़रिए से। अब अगला बंद है तीसरा बंद, इसी ज़बान से वतन के होठों ने नाराए इनकलाब पाया। इसी से अंग्रेज़ हुक्मरानों ने खुदसरी का जवाब पाया। इसी से मेरी जवां तमन्ना ने शायरी का अरबाब पाया। तो सयाग व सबाक लिखने के बाद तशरीह में क्या लिखोगे कि अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि हिंदुस्तान में इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ज़बान की ही देन है और इसी नारे ने हिंदुस्तानियों के दिलों को गरमाया और अंग्रेज़ जो मनमानी कर रहे थे और ये समझते थे कि हिंदुस्तानी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इस नारे ने उन्हें बता दिया कि हुकूमत उनकी जल्द ख़त्म हो जाएगी। शायर का कहना है कि मेरी जवान आरज़ुएं इस ज़बान में ढलकर शायरी का एक साज़ बन गई। यानी मैंने अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को उर्दू शायरी के ज़रिए बयान किया। अगला बंद है, ये अपने नग़माते पुर असर से दिलों को बेदार कर चुकी है।
یہ اپنے نعروں کی فوج سے دشمنوں پہ یلغار کر چکی ہے، ستم گروں کی ستم گری پر ہزار وار کر چکی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے زندہ کی تیرگی میں دیے جلائے، یہ زبان ہے کہ جس کے شعلوں سے جل گئے پھانسیوں کے سائے۔ فراز دارالرسن سے بھی ہم نے سرفروشی کے گیت گائے۔ تو تشریح میں لکھو گے کہ جعفری کہتے ہیں کہ اردو میں لکھے جانے والے نغمے بہت پر اثر ہوتے ہیں اور دلوں میں امنگ کو پیدا کرتے ہیں۔ اردو زبان میں لوگوں نے نعرے لگائے کہ دشمنوں کی فوج پر یلغار کی، اور اسی زبان نے ستم گروں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی وہ زبان ہے جس نے قید خانے میں آزادی کے متوالوں کو حوصلہ دیا۔ اسی زبان کے پرجوش اشعار پڑھتے ہوئے آزادی کے متوالوں نے قید و بند کی صحبتوں کو سہا اور پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا۔ جعفری نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس کے شعلوں سے جل گئے پھانسیوں کے سائے۔ اب ہے اس کا اگلا بند، پانچواں اور آخری بند ہے۔ چلے ہیں گنگ و جمن کی وادی میں ہم، ہوائیں بہار بن کر ہمالیہ سے اترے ہیں ترانۂ آبشار بن کر، رواں ہے ہندوستان کی رگ رگ میں خون کی سرخ دھار بن کر، ہماری پیاری زبان اردو، پیارے نغموں کی جان اردو، حسین دلکش جوان اردو۔ تو سب سے پہلے تشریح لکھو گے کہ ان اشعار میں سردار جعفری نے اردو بولنے والوں، شاعروں اور ادیبوں کی ترجمانی یعنی کہ ادیبوں شاعروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم وادی گنگا جمنا میں ہوائے بہار بن کر چل رہے ہیں، جس طرح ہمالیہ کی چوٹیوں سے پانی کا آبشار اتر کر وادی میں پہنچتا ہے، اسی طرح ہم لوگ ہیں۔ انسانی رگوں میں خون دوڑنا زندگی کی علامت ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے اس بند کے اندر کہ ان اشعار میں علی سردار جعفری نے اردو بولنے والے سبھی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سبھی وہ لوگ ہیں جو وادی گنگا میں ہوائے بہاریں بن کر چل رہے ہیں، جس طرح ہمالیہ کی چوٹیوں سے جھرنوں سے پانی کا آبشار نیچے وادی میں اتر کر پہنچتا ہے، اسی طرح ہم لوگ ہیں۔ انسانی رگوں میں خون دوڑ کر زندگی کی ایک علامت ہے۔ جعفری نے اردو بولنے والوں کو ہندوستان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شمال سے جنوب تک اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اردو پیاری زبان ہے اور یہ محبت کے نغموں کی زبان ہے اور جوان و دلکش زبان ہے، یعنی کہ بہت پیاری زبان ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، مینول شارپنر، نیڈ ایبل اریزر، خاص طریقے کے اریزر، بہت اچھی گفٹ آئٹمس 0% کمیشن پر ہے ہر چیز اور 100% فلفل طریقے سے ہے، تو آپ ایک بار ڈسکرپشن میں جا کر ضرور ٹرائی کرنا۔ آپ اپنے ٹیچرز ڈے اور فرینڈشپ ڈے کے لیے ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں، اپنے خود کے لیے بھی خرید سکتے ہیں، تو بنا کسی کمیشن کے ہیں بچوں، آپ ضرور ایک بار ٹرائی کرنا۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلے بند میں شاعر نے اردو کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کس طرح سے کیا ہے؟ تو جواب میں لکھو گے شاعر نے اردو کو پیاری، حسین و دلکش اور جوان زبان کہہ کر اپنے عشق کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھو گے کہ شاعر نے اردو کو پیاری، حسین و دلکش اور جوان زبان کہہ کر اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ اس زبان کو گنگا جل سے پاکیزگی ملی ہے اور ادھر کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس زبان کے دل کی کلی کو کھلایا ہے۔ آگے لکھو گے کہ شعر و نغمے کے جنت جیسے حسین باغوں میں یہ زبان کوئل کی طرح کوکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بچپن جوانی علم و آگاہی کی منزلوں میں اردو کس طرح ہمارے ساتھ رہی ہے؟ تو جواب میں لکھو گے بچپن میں مائیں اسی زبان میں لوریاں سناتی ہیں، جوان ہوئے تو اسی زبان میں عشق کے قصے بیان ہوئے اور
اردو ہی سے ہمیں علم و آگاہی ہم کو عطا ہوئی، یعنی کہ مختلف علم و فنون اردو کی ہی وجہ سے حاصل ہوا۔ اگلا سوال ہے، تحریک آزادی میں اردو کا کیا رول رہا ہے؟ تو تحریک آزادی یعنی کہ آزادی کی لڑائی کا مشہور نعرہ تھا انقلاب زندہ باد، اردو زبان کی ہی عطا ہے۔ اس کے علاوہ قومی رہنما، سیاستدانوں، صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں نے بھی اپنی تحریروں اور تخلیقوں کے ذریعے عوام کو بیدار کیا تھا، اویئرنیس لانے کی کوشش کی تھی اردو زبان کے ذریعے سے۔ ان میں آزادی کے لیے نیا جوش بھرا تھا۔ اردو ہی کے بیشتر شاعروں اور صحافیوں نے قید و بند کی تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں۔ اب ہے اگلا سوال، ہندوستان کی زینت ہندوستانیوں سے ہے، اس حقیقت کا اظہار شاعر نے نظم کے 3 مصرعوں میں کیا ہے، وہ 3 مصرعے کون سے ہیں؟ سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کی زینت ہندوستانیوں سے ہی ہے، یعنی کہ ہندوستان کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ سبھی کس سے ہے؟ ہندوستانیوں سے ہے۔ تو اس حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے اور کون سے 3 مصرعے ہیں اس نظم میں؟ تو لکھو گے، چلے ہیں گنگ و جمن کی وادی میں ہم، ہوائیں بہار بن کر، ہمالیہ سے اترے ہیں ترانۂ آبشار بن کر، رواں ہے ہندوستان کی رگ رگ میں خون کی سرخ دھار بن کر۔